Hello students. Today in this video we are covering topic organizational change, meaning, types and factors affecting organizational change. First of all, what is organizational change? देखो, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब जो हैं, जो भी एनवायरनमेंट है उससे अफेक्ट होते हैं. जैसे कि अगर समर सीज़न है देन वी आर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, हमें एसी की ज़रूरत है. और अगर विंटर्स हैं तो हमें वुलन क्लोथ्स डालने पड़ते हैं. इट मीन्स जो एनवायरनमेंट है वो एक ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है. उसी तरह बिज़नेस को भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट डालते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से जो है वो चेंज करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है चेंज? या तो अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या अपना प्रोसेस या फिर जो गुड्स हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है या सर्विसेज जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है उसमें क्या लेके आना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से. अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस लेके आते हैं तो आपका बिज़नेस जो है वो फ्लरिश होता है, ग्रोथ होती है आपके बिज़नेस की. वाइल अगर आप जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिज़नेस में चेंजेस नहीं लेके आ सकते तो आप जो है मार्केट से आउट भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं माइक्रोमैक्स का. माइक्रोमैक्स जो कि इंडिया में कंपनी स्टार्ट की राजेश अग्रवाल जी ने 1991 में. 2013 में देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया में जो था वो था 22%. इसका मतलब अगर 100 मोबाइल्स की सेल हो रही है तो जो 22 मोबाइल्स हैं वो माइक्रोमैक्स के होते थे. उस टाइम पे ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी थी जो कि डील करती थी मोबाइल फ़ोन्स में. पर आज के टाइम पे अगर देखा जाए 2020 में इसका मार्केट शेयर जो है लेस देन 1% है. नाम की ही ये कंपनी रह गई है. अब ये रीज़न क्या था इसका? इस कंपनी ने जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं लेके आ पाई और देखा जाए तो टाइमली चेंज नहीं लेके आ पाई. समझते हैं इसका रीज़न क्या है. 2013 में 22% मार्केट शेयर था. आज के टाइम पे 1% से भी कम है. रीज़न ये है कि जब जियो जो है 4G सर्विस लेके आया तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी मोबाइल कंपनीज़ थी जो एग्जिस्टेंस में आई, Xiaomi, Oppo, Vivo. वाइल माइक्रोमैक्स की बात करें तो माइक्रोमैक्स 2G और 3G सपोर्टेड मोबाइल्स में डील कर रहा था. वो 2G और 3G सपोर्टेड मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करता था. जब जियो जो है वो एग्जिस्टेंस में आई कंपनी तो ऑब्वियसली जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब ने क्या किया, क्योंकि कम प्राइस पे आप 4G यूज़ करते थे तो कर सकते थे तो ऑब्वियसली सभी ने हैंडसेट 4G सपोर्टेड मोबाइल परचेज़ करना था. पर माइक्रोमैक्स जो है वो 4G मोबाइल उस टाइम पे नहीं लेके आया. और जितनी भी कंपनीज़ जो कि चाइनीज़ कंपनी थी, ओप्पो, Xiaomi, Vivo, ये सब जो है इन्होंने मार्केट शेयर जो है उस टाइम पे 50% से ज़्यादा कैप्चर किया. अब रीज़न क्या था कि माइक्रोमैक्स के फेल होने का या उसका 1% से भी कम शेयर होने का रीज़न सिर्फ एक ही था कि वो 2G और 3G पे ही बना रहा. उसने जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं किया. वाइल बाकी कंपनीज़ ओप्पो, वीवो, Xiaomi ये सब ने एनवायरनमेंट में चेंज देखा और उसी वक्त जो है 4G सपोर्टेड मोबाइल्स जो हैं वो लेके आए. दैट्स वाई उनका शेयर जो है आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में 50% से ज़्यादा है. इससे हमने ये सीखा कि अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो बिज़नेस को उसी अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा. उसी अकॉर्डिंगली टेक्निक्स को या सर्विस को या गुड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ चेंजेस.
अब ये चेंजेस दो तरह की हो सकती हैं, प्लान्ड चेंज एंड अनप्लान्ड चेंज। अब प्लान्ड चेंज क्या है? प्लान्ड चेंज का मतलब ये है कि आपने पहले ही फोरकास्ट कर लिया कि एक पर्टिकुलर इवेंट जो है वो अक्कर हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने एक्ट किया। एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में तो जो लॉकडाउन है कोविड के कारण वो मार्च में स्टार्ट हुआ, पर जो चाइना है वो तो इसे पहले से ही फेस कर रहा था और कुछ बिजनेस हाउसेस थे जिन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया, फोरकास्ट कर लिया भाई इंडिया में भी ये कोविड जो है वो आ सकता है, और इसी कारण उन्होंने प्रोडक्शन जो था वो गुड्स का क्या कर दिया, पहले ही कम कर दिया ताकि वो लॉसेस में ना जा सके। नेक्स्ट इज़ अनप्लान्ड चेंज। अनप्लान्ड चेंज का मतलब है कि इवेंट अक्कर होने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 को, और इसके बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि डीमोनेटाइजेशन होने वाला है। तो ऑब्वियसली जो भी चेंजेस लेके आए ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस हाउसेस, वो कब लेके आए? डीमोनेटाइजेशन होने के बाद। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन तो कम की, बिजनेसेस ने अपनी प्रोडक्शन कम की, क्योंकि उस टाइम पे जो डिमांड थी लोगों की वो कम हो जानी थी, तो उन्होंने कम तो किया प्रोडक्शन, पर कब कम कर पाए? डीमोनेटाइजेशन होने के बाद। नेक्स्ट इज़ planned change. I think clear to you. Unplanned change also clear to you. Next is your forces for change in organization. मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? ये फोर्सेस हैं एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की हैं, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वाइल इंटरनल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हैं। लेट्स डिस्कस दीज फोर्सेस। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक फोर्सेस। तो इकोनॉमिक फोर्सेस में अब आता क्या है? इकोनॉमिक फोर्सेस मीन्स इंडिया की जीडीपी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम, टैक्स रेट्स कितने हैं, इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है। अब ये इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को? एग्जाम्पल, अगर बैंक्स जो हैं वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है कम कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये बिज़नेस को अफेक्ट करेगा। कौन से बिज़नेस को अफेक्ट करेगा? रियल एस्टेट बिज़नेस को। ठीक है, रियल एस्टेट बिज़नेस ऐसा बिज़नेस जो कि लैंड से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसमें टैक्स रेट भी आते हैं। अब टैक्स रेट का एग्जांपल समझते हैं। 25 अगस्त को गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मतलब पीपीई और मास्क अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया से, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। ड्यूटी फ्री, दीज इक्विपमेंट्स आर ड्यूटी फ्री, इनके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली बिजनेस हाउसेस जो कि पीपीई किट्स या फिर मास्क में डील कर रहे थे, उन्हें मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन अपनी बढ़ा लेंगे। तो इंडिया में ही नहीं, वो क्या करेंगे? फॉरेन में भी अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करेंगे? क्योंकि टैक्स रेट क्या कर दिए गवर्नमेंट ने? कम कर दिए। नेक्स्ट इज हियर सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर का मतलब है कि सोशल एक्सेप्टेंस क्या है इंडिया में किसी चीज़ की, सोसाइटी किन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए इंडिया में ये जो साइट्स हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करती हैं? ये प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो इंडिया में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है?
कम है। इट मीन्स ये इंडिया से कम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। ओके, नेक्स्ट इज़ योर कल्चरल फोर्सेस। कल्चरल फोर्सेस का क्या मतलब है? कल्चरल फोर्सेस का मतलब है इंडिया का कल्चर। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट बिल्कुल इसको भी अफेक्ट करता है। कैसे? अगर देखा जाए कि बिज़नेस हाउसेस ये देख लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इंडिया में ये जो कल्चर है कि यहाँ के लोग जो है दिवाली के ओकेज़न पे बहुत अच्छी डिमांड करते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हाउसेस जो कि गिफ्ट्स में डील करते हैं, क्रैकर्स में डील करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस टाइम पे दिवाली के टाइम पे अपनी प्रोडक्शन जो है वो एनहांस कर पाते हैं। उन्हें पता है कि दिवाली के टाइम पे इंडिया में जो डिमांड है वो क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली। नेक्स्ट इज़ योर डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक का मतलब ये है कि जब आप अपनी पॉपुलेशन को किसी भी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या मेल और फीमेल में, ठीक है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। इसका एग्जाम्पल, इंडिया में दो तरह के लोग हैं अगर एजुकेशन के बेसिस पे देखा जाए, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट लोग ऐसे जो कि लिखना पढ़ना ये सब जानते हैं। इलिटरेट लोग ऐसे जो कि लिखना और पढ़ना नहीं जानते। तो गूगल जो है, गूगल ने क्या स्टार्ट किया, गूगल ऐप से पूछो कैंपेन। गूगल ने देखा भाई 99% जो पॉपुलेशन है जो कि लिटरेट है उसको तो मैंने ग्रैब कर लिया, वो सब गूगल यूज़ कर रहे हैं। अब बात आई इलिटरेट पर्सन्स की, तो इलिटरेट पर्सन को वो अब तक ग्रैब नहीं कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, भाई अब ये इलिटरेट पीपल जो हैं इंडिया के, मुझे इस पॉपुलेशन को भी ग्रैब करना है, ये भी गूगल सर्विसेज यूज़ करें। तो गूगल ने क्या स्टार्ट किया, गूगल ऐप से पूछो कैंपेन, जिसमें आपको एक माइक बटन प्रेस करना है, आप जो भी बोलोगे उसका रिज़ल्ट जो है गूगल आपको दे देगा, ठीक है। तो गूगल ने क्या किया, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को क्या किया, स्कैन किया। नेक्स्ट इज़ योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट की विज़न क्या है, गवर्नमेंट किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेन फोकस दिया वो दिया MSME के ऊपर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के ऊपर। वो क्या चाहते हैं कि MSME जो है वो प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा MSME जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो, जिससे कि हमारा इंडिया का जो GDP है वो क्या करे, एनहांस करें। तो आज के टाइम पे MSME को एक प्रायोरिटी सेक्टर देखा जाता है, और अगर कोई भी बिज़नेस हाउस MSME की तरह वर्क करना चाहता है तो उसे बहुत ही इजी वे से जो है बैंक्स क्या कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, जो टेक्नोलॉजी जो है अफेक्ट करती है बिज़नेस हाउसेस को। एग्जाम्पल देखते हैं। आज के टाइम पे कोविड के कारण जो टीचिंग है वो क्या स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। इट मीन्स अगर आप ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हैं तो आप फ्लरिश कर सकता है आपका बिज़नेस। वाइल अगर आप अनएबल हैं ऑनलाइन टीचिंग में तो आपका बिज़नेस फ्लरिश नहीं कर सकता। तो कोविड के कारण क्या किया कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग की कोचिंग, SSC की कोचिंग, उन्होंने क्या किया, कोविड के टाइम पे ऑनलाइन टीचिंग जो है वो स्टार्ट किया। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी जो है वो बिज़नेस को अफेक्ट करती है। इंटरनल फोर्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।